नकली दवाई, नकली मिठाई, नकली दूध, नकली शराब, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट, सरकारी दफ्तरों में कोई भी काम कराने के लिए पैसा देना, इस तरह की चीज़ें की लिस्ट बहुत लंबी है। तो क्या ये करप्शन जो है वो अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है? गांधी जी ने कांग्रेस गवर्नमेंट के करप्शन के लिए कहा था कि मैं इस कांग्रेस पार्टी को हमेशा के लिए दफना देना चाहता हूं। हमारे देश में करप्शन की शुरुआत तो इंडिपेंडेंस से पहले ही हो गई थी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद जो सबसे बड़ा घोटाला सामने आया था वो था जीप स्कैंडल। जीप स्कैंडल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब 1948 में पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की तो उनको जीप की ज़रूरत पड़ी। तो हमारे यूके के राजदूत ने वहां पर एक कंपनी से सौदा किया जहां पर पुरानी जीपों को खरीद लिया गया। जब वो वापस हिंदुस्तान आए तो आर्मी के जवानों ने मना कर दिया कि हम ये जीप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये जीप इस्तेमाल करने लायक ही नहीं है। और जानते हैं उनको उनके साथ क्या हुआ? उनको इनाम दिया गया। बाद में उन्हें हमारे सेंट्रल कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद मारुति स्कैंडल, मुंद्रा स्कैंडल, कॉमनवेल्थ गेम स्कैंडल, 2G, 3G, बोफोर्स और इस तरह के बहुत सारे जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी लिस्ट बहुत लंबी है और समय बहुत कम है। तो मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा अभी और नहीं बता सकता। आप चाहें तो वो गूगल भी कर सकते हैं। हमारे देश ने प्रगति तो बहुत किया है, लेकिन जितना प्रगति का फायदा सबको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसका कारण है हमारे देश की जड़ों में भ्रष्टाचार, जो शुरू से लेके अभी तक फैला हुआ है और जिसको सरकारों ने उसको खत्म करने के लिए कोई खास बड़ा कदम नहीं उठाया है। अगर सरकारों ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए होते तो हमारे यहाँ पेपर लीक का प्रॉब्लम, हमारे यहाँ एग्ज़ाम सीबीएसई का जो हुआ उसका रिजल्ट का प्रॉब्लम, हम जो अस्पताल में दवाइयाँ और बेड के लिए जाते हैं वो नहीं मिलता उसकी प्रॉब्लम, इवन ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, कुछ भी बनवाना हो तो हमको हमेशा पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों भ्रष्टाचार हमारे हर चीज़ के जड़ में घुसा हुआ है? अभी मिडिल ईस्ट वॉर के समय में हमारे यहाँ गैस की दिक्कत हुई है। हम सबको मालूम है कि जो प्रवासी मजदूर जो दूसरे शहर में जाके काम करते हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास गैस का कनेक्शन नहीं है, तो उनको ब्लैक में सिलेंडर कैसे मिल रहे हैं? अगर अवेलेबल है तो उसको सही दाम पे क्यों नहीं मिल रहा है? उनको क्यों ब्लैक में पैसा दे के खरीदना पड़ रहा है? इस दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जिन्होंने भ्रष्टाचार ऑलमोस्ट अपने देश से ख़त्म कर दिया है। सबसे रीसेंट एग्जाम्पल और हमारे देश के पास में है वो है सिंगापुर। सिंगापुर में जो जानते हैं उसको 1960-70 के दशक में कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता था। उसके बाद वहाँ की सरकार ने ये प्रण लिया कि हम अपने देश से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और आज की डेट में वो खत्म हो चुका है। सिंगापुर में किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई ब्राइब नहीं देना पड़ता, पैसे नहीं देने पड़ते। ऐसे हमारे आसपास और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। यूरोप में एग्जाम्पल्स हैं जहां पर लोगों ने भ्रष्टाचार ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? हमारे पास में अगर सबसे रीसेंट एग्जाम्पल देखें तो वो है नेपाल का। अपना पद संभालते ही सबसे पहला काम और सबसे पहला प्रण इस नई सरकार ने लिया कि हम अपने देश से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। 1990-96 से लेके अभी तक जितने राजनेता, जितने जजेस, जितने ब्यूरोक्रेट्स, जितने ऊंचे पद पे लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सबको उन्होंने बुलाया है और उनसे उनका संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। जिन लोगों का संपत्ति उनके आय से ज्यादा है उन सबको ये बोला गया है या तो उसको सरेंडर करो या फिर तुम जेल जाओ। तो उसके कारण ये हो रहा है कि वहां पर सरकार के पास अब बहुत पैसा आ गया है और प्लस जो अभी जो राजनेता हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जजेस हैं और जो आने वाले समय में आएंगे उन सबको ये एक उदाहरण मिल गया है कि अगर करप्शन करोगे तो जेल जाओगे और सारी संपत्ति सरकार ले लेगी। उन्होंने अपने कानून में भी चेंजेस किए हैं और बहुत स्ट्रिक्ट चेंजेस किए हैं, जिसके वजह से ये हो रहा है कि वहाँ पर आगे आने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जजेस हैं, वो कभी भी करप्शन करने का नहीं सोचेंगे। उन्होंने सरकारी तंत्र के बाहर ऐसा एक कमीशन बनाया है जिसके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है कि जो जैसा भी करप्शन करेगा उसको पकड़ो, उसका टोटल डिटेल्स लो और सरकार को जमा कराओ
और उससे सारी संपत्ति उनकी छीन लो। मैं अभी किसी से बात कर रहा था नेपाल में, तो उन्होंने बताया कि नेपाल में 24 घंटे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं। यहाँ तक कि एक बिजली घर जो कि करप्शन के वजह से वो बना तो नेपाल में, लेकिन बिजली उसकी जा रही थी चाइना की तरफ। तो उस पावर प्लांट से, हाइडल पावर प्लांट से, उन्होंने बिजली का रुख नेपाल की तरफ मोड़ दिया, जहां पर नेपाल में बहुत ही कम देर के लिए बिजली आती थी। क्योंकि पॉपुलेशन कम है, एरिया भी छोटा है, तो एक बड़ा हाइडल पावर प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत है। तो बहुत अच्छी बिजली अब आने लग गई है, वहां पे व्यापार अच्छा हो गया है, और 3 महीने के अंदर ही लोगों को ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि नेपाल एक बहुत ही जल्दी अच्छी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब बात करता हूं मैं भारत की। भारत में हमारा जो प्रोग्रेस है वो तो बहुत ज़्यादा हुआ है। हम अभी चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर हैं। लेकिन इसका अगर बेनिफिट, इसका जो फ़ायदा है, अगर पूरे पॉपुलेशन को 140 करोड़ को देना है, तो उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार को ये 4-5 चीज़ों में बदलाव लाना पड़ेगा। सबसे पहले जो बदलाव लाने की ज़रूरत है वो है हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे पॉलिटिशियंस के लिए। आप देखेंगे कि मैक्सिमम जितने हमारे नेता हैं, राजनेताएं हैं, चाहे वो एमपी, एमएलए, मिनिस्टर्स या जो भी हैं, इवन ग्राउंड लेवल के पंचायत राज में जो बैठे हैं, उन सबको अगर देखेंगे तो जितने उनकी आय है उससे ज़्यादा उनकी संपत्ति है। ये कैसे हो गया? क्यों नहीं ऐसा एक रूल बनाते कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी संपत्ति एक वेबसाइट पे डालें और उसको डिक्लेयर करें ओपन आदमी को देखने के लिए कि इनकी ओवर द ईयर्स, मतलब सालों साल इनकी पहले क्या इनकम थी, क्या संपत्ति थी, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सालों साल आज तक कभी कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन वो प्राइवेट जेट में घूमते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है हमको पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, जहाँ पर सभी लोगों को पता हो कि जो लोग राजनीति में हैं या राजनेता हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनके पास एसेट्स कितने हैं। ये करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है जुडिशियल रिफॉर्म। क्यों हमारा न्याय तंत्र इतना महंगा और इतना लंबा है कि आम आदमी, आम जन के हाथ से वो बाहर निकल गया है। हमारे देश के जो आम लोग हैं, अगर वो न्याय के लिए जाना चाहते हैं अदालतों में, तो सबसे पहले वकील लोग ही उनको घुमा देते हैं। उसके बाद उनको न्याय मिलने तक उनकी उम्र निकल जाती है। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे आम जन जो सालों साल न्याय के लिए लड़ते रहते हैं, अपने केस को आगे बढ़ाने के लिए अपना घर का जितना पैसा है, जितने जेवर है, जमीन जायदाद है, वो सब बेच देते हैं। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्यों एक ऐसा तंत्र बनाएं जिससे आम आदमी को इंसाफ सस्ते दामों पर और जल्दी मिले? क्यों कुछ ऐसे वकील हैं जो कि जब चाहे अपनी मन मर्जी से रात के 12 बजे, 1 बजे छुट्टी हो या कुछ भी हो, वो न्याय का दरवाजा खटखटा सकते हैं? क्यों वो एक दूर दराज बैठा एक गांव का आदमी, एक आम जन ऐसा नहीं कर पाता? क्यों एक छोटा वकील बहुत बड़े केस को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी अर्जी नहीं लगा पाता? हम सबको समझना है कि ये जो पूरा सिस्टम है इसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया सिस्टम है जो कि भारत के लोगों के लिए नहीं था। ये अपना जो उनका तरीका जो था उसको हमको शोषण करने के लिए ये बनाया गया था। उसके बाद करते हैं ब्यूरोक्रेट्स की, जो हमारे ये सरकारी बाबू और सरकारी तंत्र हैं। ये तो इनके बारे में ऐसा बोला जाता है, मैं पुष्टि नहीं कर सकता, कि ये आईएएस बनने से पहले ही इनका भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। जब ये क्वालिफाई करते हैं, पास करते हैं, तो आप देखेंगे कि इनको बहुत सारा पैसा दिया जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कि आपका नाम हम अपने यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि आपने हमारे यहाँ से पढ़ाई की और आप क्वालिफाई कर गए, ताकि उन इंस्टीट्यूशंस का नाम बड़ा हो। तो वहाँ से ही इनका भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। आप अगर देखेंगे सरकारी तंत्र में कहीं पर भी बिना पैसे दिए हुए काम नहीं हो सकता, या बिना जान पहचान के काम नहीं होता। और बहुत जगह तो ऐसे हैं जहाँ पे दलाल लोग काम कराते हैं। जैसे आप आरटीओ में जाएंगे तो आप आरटीओ के बाहर देखेंगे एक बहुत बड़ी फौज
दलालों की बैठी होती है और वो बोलते हैं कि हमको इतना पैसा लगेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना देंगे या जो भी आपका काम है वो सब हम करा के दे देंगे। और उनसे आप पूछिए कि आप ये जो इतना पैसा हमसे ले रहे हैं ये किसके लिए ले रहे हैं, तो वो बताएंगे आपको रेट लिस्ट कि उसके लिए इतना, उसके लिए इतना, उसके लिए इतना, उसके लिए इतना। आप किसी भी आरटीओ में जाके आज सामने जाके पता करिए क्यों राशन कार्ड के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये सब सरकारी तंत्र जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है, उसके द्वारा ये संचालित होता है। पर आपको ये भी समझना जरूरी है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी हमने अंग्रेजों के समय से अपनाया हुआ है, ये इसको नौकरशाह बोलते हैं। सरकार अंग्रेजों ने ये नौकरशाह इसलिए बनाया था ताकि वो अच्छी तरह से हमारे भारत का लूट कर सकें, और उसी तंत्र को आज तक हमने अपनाया हुआ है, उसको बदलने की जरूरत नहीं समझी हमने। उसके बाद तीसरा आता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारे पास दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, मेडिकल्स हैं, मतलब आप जो भी नाम लीजिए वो सब हमारे यहाँ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। मतलब दुनिया में सबसे अच्छे में से पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे यहाँ इतना अच्छा तंत्र है और फिर भी हमारे यहाँ पेपर लीक जैसे चीजें होती हैं। हमारे इंस्टीट्यूट्स में जो सीट्स जितने अवेलेबल हैं वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बाद वो आधे से ज़्यादा खाली हो जाते हैं। हमारे ऐसा क्यों है कि जो प्रोफेसर्स की वैकेंसीज हैं वो पूरी नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है कि पंचायतों में और जो छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पर स्कूल हैं वहाँ पर टीचर नहीं मिलते, या जो टीचर होते हैं उनको खुद ही नहीं पता वो क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनका खुद का ज्ञान ही इतना अधूरा है। उसका रीज़न एक ये भी है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉपर तरीके से जो सैलरी देनी चाहिए, ये चीज़ हमको सिंगापुर से सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने क्या किया, करप्शन खत्म करने के लिए दो चीज़ें बहुत प्रमुख से की। सबसे पहले जो सरकारी अफसर थे उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी ताकि उनको घूस लेने की, ब्राइब लेने की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरा उन्होंने किया कि अपना भविष्य सुधारने के लिए जो एजुकेशन सिस्टम था उसको बहुत ही अच्छा कर दिया। उसमें टीचर्स की जो सैलरी है बहुत अच्छी कर दी, उनकी क्वालिफिकेशन बढ़ा दी। और सरकारी स्कूल तो वहाँ ऐसे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल से भी बहुत अच्छे हैं। अगर इंडिया में प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वो पेरेंट्स के ऊपर कितना बोझ डालते हैं, अलग अलग चीज़ों के फंड्स के नाम पर। डेवलपमेंट फ़ी हो गया, आपका खेलने का फीस हो गया, कल्चरल फीस हो गया, पता नहीं क्या क्या डालते हैं। और वहाँ पे जो टीचर्स की हालत है वो तो और भी ख़राब है। उनसे लेते हैं चेक साइन करा के 1 लाख रुपए, और उसके बाद उनको 30 से 40 हज़ार रुपए कैश में वापस करना पड़ता है। ऐसा मैं इसलिए कह पाता हूँ क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ आसपास भी यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में टीचर्स हैं, वो ये कहानी बताते हैं। और पांचवा जो मैं बात करने वाला हूँ वो है मीडिया का। आज की डेट में जितना भी मीडिया तंत्र है वो सब किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी न किसी बिजनेस हाउस के अंडर में है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज और प्राइवेट सेक्टर मीडिया हाउसेस को अपने पास रखेंगे तो फ्री न्यूज या फ्रीडम के साथ अखबार जो है वो कौन चलाएगा। सबको पता है कि जो उनके बॉसेस हैं उसको पैसा देंगे, तो ऐसा कानून क्यों नहीं लाते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी बिजनेस हाउस ये मीडिया हाउसेस नहीं चला सकते। वो क्राउड फंडिंग के थ्रू हो या फिर जो आम लोग हैं उनके फंडिंग के थ्रू हो, तभी ये काम अच्छा होगा, तभी तो हमको सही रिपोर्ट, सही न्यूज़ मिल पाएगी। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा ये पांचों जो विभाग हैं इसमें 100% लोग करप्ट हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे भी केसेस हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजेस के अगेंस्ट में फैसला सुना दिया है। मतलब वहाँ ईमानदार अच्छे लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे लोग हैं जो कि अगर ईमानदार हैं तो उनको आप देखेंगे कि 10 साल में 25 ट्रांसफ़र हो जाते हैं या 20 ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो ईमानदार हैं। वो फालतू की चीज़ें और गलत चीज़ों के में नहीं पढ़ते और ना ही ऐसा कोई गलत इंस्ट्रक्शन सुनते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ 100% करप्ट नहीं है, लेकिन जब करप्शन जितने लोग करते हैं वो बहुत है जो आम नागरिक हैं उनको त्रास देने के लिए। अगर भारत सरकार ये 5 जो चीज़ें हैं जिसमें आता है राजनीति, जिसमें आता है ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, एजुकेशन और मीडिया, इन 5 चीज़ों में अगर सरकार अच्छे से काम करे, इसको ट्रांसपेरेंट बनाए
और इसको इंश्योर करें कि ये लोगों के लिए ठीक से काम करें। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारे जो प्रगति हो रही है, इस प्रगति का फ़ायदा सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को नहीं मिलेगा, बल्कि पूरे पॉपुलेशन को मिलेगा। आज हमारे देश का मिडिल क्लास बहुत बड़ा है, इनफैक्ट सबसे बड़ा है दुनिया में। तो ये मिडिल क्लास बहुत ही जल्दी एक्सपैंड करेगा, और जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बोलते हैं, मतलब जो सभी लोगों में जो पैसा बँटता है, जो बँटना चाहिए इकोनॉमी ग्रोथ के कारण, वो सभी में बँटेगा, और हमारे देश का कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित नहीं रहेगा, और सभी को इस देश में रहने का फ़ायदा मिलेगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट में लिखें। अगर पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इसके बारे में जानें, तो शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी-ऐसी और वीडियो सामने लाता रहूं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।